नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आज आपको उन खबरों के बारे में जो आज दिन भर सुर्खियों में रही और उन खबरों के पीछे की खबर को भी जानेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले किन खबरों की हम बात करने वाले हैं उस पर थोड़ा जानकारी आपके सामने रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले अनन्या के गैजेट्स में क्या राज छुपा है, क्योंकि एनसीबी ने अनन्या पांडे के 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर फोरेंसिक लैब में भेज दिए हैं। इनमें अनन्या के 2 मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट शामिल हैं। एनसीबी अनन्या के मोबाइल चैट से वो चैट भी रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है जो डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि एनसीबी को उम्मीद है कि डिलीट की गई चैट से ड्रग्स केस के बड़े राज से पर्दा उठ सकता है। यह भारत की बात है। मैं आपको इसके बाद बताएंगे कि अनन्या के गैजेट्स और चैट से एनसीबी को क्या मिल सकता है। साथ ही बताएंगे अनन्या पांडे से 2 दिन और 6 घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार को वानखेड़े क्या सवाल उनसे कर सकते हैं, जो कि जोनल डायरेक्टर हैं। साथ ही बात करेंगे एनसीबी के दफ्तर में क्यों अनन्या पांडे को समीर वानखेड़े ने फटकार लगाई। इसके अलावा बात होगी शाहरुख खान के उस मैनेजर की जो उनके परिवार का हिस्सा है। हम आपको बताएंगे कौन है वो महिला जिसके इर्द गिर्द घूमती है शाहरुख खान और उनके परिवार की जिंदगी, और उस महिला को आज एनसीबी दफ्तर में क्यों बुलाया गया था, ये जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। यह भारत की बात है में अगली खबर होगी गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर से जुड़ी हुई। बताएंगे आपको कि 370 हटने के बाद पहली बार 3 दिन के कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी के चाणक्य अमित शाह। आखिर क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या है अमित शाह के घाटी पहुंचने की असली वजह। आपको बताएंगे कैसे अमित शाह ने घाटी में हुई टारगेट किलिंग को रोकने के लिए और इस वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साथ ही यह भी बताएंगे कि अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले घाटी में आतंकियों के सफाई का प्लान भी तैयार हो चुका है और आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ऑपरेशन ऑल आउट भी चरम पर चल रहा है और अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है। यह भारत की बात है में तीसरी खबर होगी भारत के चालबाज पड़ोसी चीन से जुड़ी हुई। आपको बताएंगे कैसे ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अब अगर चीन नहीं सुधरता है तो उसका ऐसा इलाज किया जाएगा जो शायद ड्रैगन को भी ना पता हो। आपको बता दें कि भारत की तोपों का रुख चीन की तरफ हो चुका है और अब वो बारूद उगलने के लिए तैयार खड़ी हैं। आपको बताएंगे कैसे एलएसी के आसपास चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं और चीन की हर चाल की हवाई निगरानी भी की जा रही है। तो ये खबरें शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे के लिए आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर अपनी भाषा में। कू ऐप पर रिपब्लिक भारत भी है। जांच लगातार ड्रग्स मामले में जारी है और समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, वो इस मामले के तह तक पहुंचना चाहते हैं और पिछले 1 साल से एक्शन है। इसलिए अनन्या पांडे को तलब किया गया और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके घर से जब्त किए गए थे। लेकिन 7 गैजेट्स जो जब्त किए गए उसमें अनन्या और उनके चैट से जुड़े हुए कौन से राज हैं, कौन से चैट्स डिलीट किए गए, अनन्या पांडे की वो कौन सी बातें थी जो फोन से डिलीट कर दी गई, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरह से अनन्या पांडे को लगातार पूछताछ के लिए समन किया जा रहा है, लेकिन अनन्या पांडे वक्त पर नहीं पहुंच रही है और इस बात को लेकर एनसीबी के अधिकारी काफी नाराज हैं। बता दें आपको कि चंकी पांडे की बेटी को अनन्या पांडे से एनसीबी की पूछताछ लगातार हो रही है। समीर वानखेड़े अब तक अनन्या से लगभग 2 बार यानी कि 6 घंटे तक सवाल जवाब कर चुके हैं और अब अनन्या को सोमवार को एक बार फिर से एनसीबी के सामने पेश होने को कहा गया है और वो समीर वानखेड़े के सवालों का जवाब देंगी। लेकिन इस बीच खबर यह है कि अनन्या पांडे को पूछताछ के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के गुस्से का शिकार होना पड़ा। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक समीर वानखेड़े ने अनन्या को देर से पहुंचने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय एजेंसी का ऑफिस है, आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है। वानखेड़े ने आगे कहा कि आपको जितने बजे बुलाया जाए उसी समय पर आप पहुंचें। दरअसल गुरुवार को जब पहले दौर की पूछताछ अनन्या से होने वाली थी तो उन्हें 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची 4 बजे, जबकि शुक्रवार को एनसीबी ने अनन्या को सुबह 11 बजे आने को कहा, लेकिन वो फिर लेट पहुंची दोपहर 2:30 बजे, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारी जो जोनल डायरेक्टर हैं वो काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये कोई
प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस नहीं है, ये जोनल डायरेक्टर, ये एनसीबी का ऑफिस है और आपको यहां वक्त पर आना होगा। लेकिन अनन्या पांडे की क्या मुश्किलें पड़ने वाली हैं? क्या उनके गैजेट से वो चैट मिलने वाले हैं जिससे उनकी मुश्किलें इस मामले में और ज्यादा बढ़ जाएंगी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीबी के शिकंजे में आर्यन की दोस्त, ड्रग्स के जुगाड़ में अनन्या, सात गैजेट्स में अनन्या का कौन सा राज? ड्रग्स केस की जांच में जुटी एनसीबी की टीम लगातार एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है। बड़े बड़े स्टार किड्स अब एनसीबी के रडार पर हैं। आर्यन के बाद एनसीबी अनन्या पांडे से लगातार 2 दिन तक 6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और सोमवार को अनन्या को एनसीबी ने दोबारा समन किया है। ऐसे में जाहिर है कि अनन्या की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि एनसीबी का दावा है कि उसके पास ड्रग्स चैट जैसा पुख्ता सबूत मौजूद है जिसमें आर्यन और अनन्या के नाम दर्ज है। एनसीबी के मुताबिक अनन्या पांडे ने आर्यन तक 3 बार ड्रग्स पहुंचाई। हालांकि अनन्या पांडे ने आर्यन के साथ किसी भी तरह की ड्रग चैट से इनकार किया है। उन्होंने ड्रग सप्लाई करने की बात को भी खारिज कर दिया। लेकिन एनसीबी के मुताबिक एक बार अनन्या ने एक बड़ी पार्टी में आर्यन को ड्रग्स लाकर दी थी। फिलहाल एनसीबी के पास अनन्या के सवालों के लिए लंबी फहरिस्त तैयार है। एनसीबी के सारे सवाल आर्यन खान, ड्रग पेडलर्स और ड्रग्स के सेवन के इर्द गिर्द ही है। एनसीबी की पहली कोशिश ये है कि अनन्या से पूछताछ के जरिए कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे यह पता चले कि आर्यन खान ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में थे। तो अनन्या के गैजेट्स कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। एनसीबी अनन्या पांडे से सोमवार को तीसरी बार पूछताछ करेगी। इसके लिए एनसीबी ने पूरी तैयारी कर ली है। अब तक की पूछताछ में एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे, आर्यन खान और उनसे जुड़े ड्रग चैट से जुड़े सवाल किए थे जिसमें अनन्या का नाम सामने आया था। लेकिन अब एनसीबी की टीम अनन्या के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से एनसीबी ने अनन्या के गैजेट्स जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अनन्या पांडे के 7 गैजेट्स अपने कब्जे में लिए हैं। इनमें अनन्या का मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट भी शामिल है। एनसीबी ने अनन्या के सभी गैजेट्स फॉरेंसिक टीम को भेज दिए हैं। एनसीबी अनन्या पांडे के दोनों मोबाइल फोन के डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई है, जो डेटा डिलीट किया गया हो। एनसीबी को उम्मीद है कि डेटा मिलने के बाद आर्यन केस में नए खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा एनसीबी अनन्या के कुछ ट्रांजैक्शन की जांच भी कर रही है। माना जा रहा है कि सोमवार को एनसीबी अनन्या से जुड़े इस सब से चीजों पर सवाल करेगी और सवाल जवाब करेगी। लेकिन किस तरह से 2 बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, आपको दिखाते हुए तस्वीरें जब अनन्या पांडे 2 बार एनसीबी के दफ्तर पहुंची। ये देखिए वो तस्वीरें जब एनसीबी के दफ्तर में अनन्या पांडे नजर आई। 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि वो दोनों बार लेट पहुंची, लेकिन अब एक बार फिर से सोमवार को अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए समन किया गया है। तो अब सवाल यह है कि अनन्या से सवाल जवाब क्या होंगे। तीसरी बार की पूछताछ में एनसीबी का फोकस किस तरफ रहेगा, उनका जोर किस तरफ रहेगा, यह जानने वाली बात है। तो चंकी पांडे की बेटी अनन्या से सोमवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक बार फिर से पूछताछ करेंगे। एक बार फिर अनन्या को समीर वानखेड़े के सुलगते और तीखे सवालों का सामना करना होगा। लेकिन इस बार समीर वानखेड़े के सवाल पहले से ज्यादा तल्ख और तीखे होंगे। माना जा रहा है कि उसमें सवाल जो होगा यह होगा कि आपने चैट में जुगाड़ लिखा, जुगाड़ का मतलब क्या था वो समझाएं। आर्यन के लिए क्या अरेंज कर रही थी, यह भी सवाल कर सकते हैं। आर्यन के लिए कितनी बार ड्रग्स अरेंज की, यह सवाल भी अरेंज वर्ड के साथ जुड़ सकता है। आर्यन तक 3 बार आपने ड्रग्स पहुंचाई, यह सवाल भी उनके सामने रखे जा सकते हैं। और क्या तीनों बार आर्यन खान ने ही ड्रग्स मंगाई थी या आपने दी, यह सवाल भी उनके सामने रखा जा सकता है। आप दोनों के बीच 3 बार ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई, यह सवाल भी उनके सामने रखा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि 2018-19 के बीच आर्यन से आपकी दोस्ती कैसी थी, किस पार्टी में गई जहां पर आपने ड्रग्स लिया, ये तमाम सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि साफ तौर पर
यह है कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आर्यन खान से भी लगातार जो है वो अभी 30 अक्टूबर तक वो उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई, लेकिन मंगलवार को आर्यन खान की जो है वो जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और आपको बता दें कि इस दौरान एक खास महिला इस पूरे संकट के दौर में आर्यन खान शाहरुख खान के परिवार के लिए दौड़ती भागती कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती एनसीबी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। आखिर कौन है वो महिला? एनसीबी ने जिस दिन से आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स वाली पार्टी के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसी दिन से एक महिला अक्सर खान परिवार और एनसीबी के बीच की कड़ी बनी हुई है। इस महिला को इस दौरान कई बार एनसीबी दफ्तर के बाहर भी देखा गया और खान परिवार के साथ भी ये महिला नजर आई। वो महिला कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान के साथ साए की तरह रहने वाली उनकी मैनेजर पूजा डडलानी है। पूजा डडलानी शाहरुख खान का कामकाज संभालती हैं। वो शाहरुख के फिल्मों से लेकर प्रोडक्शन हाउस से लेकर आईपीएल टीम, ब्रांड एंडोर्समेंट, सारा काम संभालती हैं। पूजा साल 2012 में शाहरुख खान से जुड़ी थी और तब से लेकर आज तक वो खान फैमिली के साथ हैं। एक दशक से शाहरुख से जुड़ने के बाद अब पूजा सिर्फ उनकी मैनेजर नहीं है बल्कि शाहरुख के परिवार की बेहद करीबी बन चुकी हैं, परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। गौरी, सुहाना सबके साथ पूजा की अच्छी बॉन्डिंग है। पूजा के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको अबराम, सुहाना, गौरी खान सबके साथ उनके फोटो मिलेंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने पूजा को खान परिवार की फैमिली मेंबर बताया था। पिछले साल आर्यन के जन्मदिन पर पूजा डडलानी ने उन्हें बधाई देते हुए अपनी और आर्यन की सेल्फी शेयर की थी। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से पूजा लगातार एनसीबी के ऑफिस और अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। आज एक बार फिर से वो एनसीबी दफ्तर पहुंची थी और माना जा रहा था कि एनसीबी ने आर्यन खान केस में पूजा को सवाल जवाब के लिए बुलाया है, लेकिन इस दौरान पूजा के हाथ में एक सील पैक लिफाफा दिखा था। दरअसल वो एनसीबी ऑफिस आर्यन के दस्तावेज लेकर पहुंची थी जो एनसीबी ने खान परिवार से मंगाए थे। तो ये जो है सबसे अहम कड़ी हो जाती है पूजा डडलानी। लेकिन इस देश में हर मामले पर सियासत की जाती है, फिर चाहे वो ड्रग्स के मामले में जब एनसीबी एक्शन ले रही है तो उस मामले को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। पहले एनसीपी ने सवाल उठाए और अब कांग्रेस भी इसमें सामने आ गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज में एक ड्रग पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। ऑपरेशन के बाद से ही आर्यन खान जेल में हैं और सेशंस कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार को हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई है। लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार इस मामले पर सियासत भी देखी जा रही है। एक के बाद एक तमाम विपक्षी दल न सिर्फ आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी हमले कर रहे हैं। इस बार आर्यन खान के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेताओं ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को गलत और जानबूझकर की गई साजिश करार दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस बार सामने आए हैं और आर्यन की गिरफ्तारी को टारगेट करने की साजिश करार दिया। अधीर रंजन चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी की प्रताड़ना की गवाही है, भारतीय युवा के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। क्या एनसीबी किसी को भी सजा देने की आदी हो गई है? आर्यन के समर्थन में आए कांग्रेसी नेताओं की इस फहरिस्त में अधीर रंजन चौधरी अकेले नहीं हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आर्यन की गिरफ्तारी को गलत बताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि यह बेहद दुखद है कि शाहरुख के बेटे को उनका बेटा होने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। उसका अपराध क्या है? उसके साथ गए किसी के पास 5 ग्राम नशीला पदार्थ मिला था। इससे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और आर्यन की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए। इनमें बॉलीवुड सितारों से वसूली का आरोप भी शामिल है। एक तरफ जहां कांग्रेस और एनसीपी लगातार आर्यन के बहाने एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। बाबा रामदेव का कहना है कि युवा पीढ़ी के लिए नशा और ड्रग्स बेहद खतरनाक है। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें
लोग रोल मॉडल मानते हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। बॉलीवुड में जो नशे का जो एक विनाशकारी एक पूरा तंत्र चल रहा है, वह भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। जिनको लोग अपना रोल मॉडल, आइकॉन, जिनको अपना आइडियल मानते थे, वो लोग भी जब इस प्रकार के इस षड्यंत्र में फंसे हुए दिखते हैं तो लोगों को एक गलत प्रेरणा मिलती है। सारी इंडस्ट्री को मिलकर के अपना कचरा साफ करना चाहिए, नहीं तो यह उनके लिए भी खतरा होगा, आत्मघाती होगा। तो ये तो थे बाबा रामदेव, जो कि ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी के एक्शन पर अपना बयान दे रहे थे। लेकिन अब चलते हैं कश्मीर की तरफ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। तो अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का मिशन कश्मीर क्या है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, जब वो फ्लाइट से उतरे तो वहां पर एलजी जो है मनोज सिन्हा, वो मौजूद थे। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। उसके बाद लगभग 4.5 घंटे ये बैठकों का दौर चला। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस बैठक में कई चीजों पर मंथन किया गया। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए, शहीदों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। बता दें, घाटी में आतंकियों ने कई पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री न सिर्फ अहमद डार के घर पहुंचे, बल्कि उनके परिवार में उनको सरकारी नौकरी भी मुहैया कराई और उनको हिम्मत बंधाया और कहा कि ऐसे कायराना वारदातों से, ऐसे कायराना हमलों से देश का कोई भी नागरिक नहीं डरने वाला और भारत ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अमित शाह के कश्मीर पहुंचने के मायने क्या हैं, यह भी जानना जरूरी है। पहले जल्दी से बता देते हैं कि दौरे के पहले दिन अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कही है। कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, ये आंकड़े गवाही देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों से सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि घाटी की अमन और शांति में अगर कोई खलल डालेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है। 5 अगस्त 2019, दरअसल ये वो तारीख थी जिस दिन 370 और 35 से हटा था और 5 अगस्त के बाद कश्मीर में बदलाव आया है। पाकिस्तान की बात करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा, यह भी उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर में परिवारवाद का अंत हुआ। 3 परिवारों का राज चलता था। तंज किया उन्होंने पहले के 70 सालों के ऊपर। 70 साल में घाटी को 3 परिवार मिले। भ्रष्टाचार में अब कमी आई है। पहले युवा पत्थरबाजी किया करते थे, लेकिन अब वो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन विकास की पहली शर्त शांति है। बदलाव की बयार को कोई रोक नहीं सकता, यह भी अमित शाह ने कहा। और यह भी कहा कि जो विकास और जो तरक्की हो रही है घाटी में, वो अभूतपूर्व है। इससे पहले कभी ऐसी तरक्की नहीं देखी गई। लेकिन मिशन कश्मीर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन वहां पर रहने वाले हैं और इस बीच खबर यह मिल रही है कि कश्मीर को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। गृह मंत्री शाह का मिशन कश्मीर। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। 3 दिन कश्मीर में शाह, कुछ बड़ा होने वाला है। दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। टारगेट किलिंग पर ब्लूप्रिंट तैयार। घाटी के युवाओं से शाह का संवाद। एटलीस्ट 2-1 मंथ में मुझे स्टार्ट किया। हमारे देश के अंदर, पूरे भारत में सभी लोग जानते हैं, देश और दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने एक नए कश्मीर की रचना की शुरुआत की है मोदी जी के नेतृत्व में। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी का ताजा हालात पर हाई लेवल बैठक की है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके बाद आतंकियों को कड़ा संदेश देने गृह मंत्री खुद घाटी पहुंच गए हैं। घाटी में सुरक्षा हालात पर शाह ने समीक्षा बैठक की। शाह ने अधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे तक बैठक की।
आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही टारगेट किलिंग को लेकर भी ब्लूप्रिंट तैयार है। हाल के दिनों में टारगेट किलिंग के मामले सामने आने के बाद शाह ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। पूरे 270 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा की समीक्षा बैठक की है, यानी कि करीब 4.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक के तुरंत बाद अमित शाह ने घाटी के युवाओं के साथ बातचीत की। कश्मीर के अलग अलग जिलों से आए युवाओं ने गृह मंत्री के साथ संवाद किया। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर शारजाह उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मुकाबला करते हुए सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। इस तरह परवेज अहमद डार के घर आज पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में थे और आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन आज उनके घर पर पहुंचकर उनके परिवार से बातचीत की, उनके परिवार वालों को हिम्मत बंधाया और कहा कि केंद्र सरकार हर कदम आपके सामने खड़ी है। लेकिन इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शहीद जवान परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे देश को उनके बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए JNK की यानी जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसे साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। लेकिन एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री घाटी के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के सफाई का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। आतंकियों का सफाया बहुत तेजी से आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की श्रीनगर से एक सादगी भरी तस्वीर सामने आई जिसने सबका दिल जीत लिया। दरअसल घाटी पहुंचने के दौरान अमित शाह का स्वागत बारिश से हुआ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शाह ने सुरक्षा कर्मियों से छतरी अपने हाथ में ले ली और खुद छाता पकड़ते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद कई बैठकों में शामिल हुए, जिसमें सुरक्षा पर समीक्षा बैठक 4 घंटे से ज्यादा तक चली, जिसमें टारगेट किलिंग से लेकर गैर कश्मीरियों पर हमले को लेकर चर्चा हुई। दरअसल 370-35 से हटाए जाने के बाद से करीब 400 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पिछले 15 दिन में 17 आतंकी मारे गए हैं। आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। घाटी में फिर से बंकर बनाया जा रहा है। NIA, IB और रॉ के अधिकारियों ने डेरा डाल रखा है ताकि आतंकियों की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। पुंछ और राजौरी के बीच के जंगलों में आतंकी घिरे हुए हैं। गृह मंत्री के कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गृह मंत्री ने आज कश्मीर के युवाओं से भी संवाद किया और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि पहले युवा पत्थरबाजी किया करते थे और अब युवा विकास की और रोजगार की बातें करते हैं। इस मौके पर शाह ने पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना। गरीबी के अलावे क्या मिला, अंधेरे के अलावे क्या मिला, धुएं के अलावे क्या मिला। आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। और अमित शाह के इस दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। जम्मू कश्मीर घाटी में बड़ा बड़ा बात तो किया गया था सदन के अंदर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 35 ये लागू हो जाएगी, रद्द किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन और शांति की माहौल बनेगी। आपका इतने बड़े बड़े रामबाण की जो बात किए गए थे उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आर्टिकल 370 हटने के बाद विकास होगा, आतंक खत्म हो जाएगा। उनसे सवाल करिए, क्या आतंक खत्म हुआ?
370 के बाद हालात और ख़राब हुए हैं। शाह जी एक तरह से नए जम्मू एंड कश्मीर के शिल्पकार के तौर से आप देखिए उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोग्रेस की हिस्सेदारी में और पॉलिटिकल प्रोसेस की भागीदारी का भागीदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे आगे। चलिए अब बात करते हैं भारत के उस पड़ोसी की जो हमेशा चालबाजी में लगा रहता है, लेकिन अब उसके इलाज की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि तैयार है हिंदुस्तान। ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स हैं और ये बोफोर्स तोप है और स्मर्च की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इन हथियारों की जो तैनाती की गई है, ये देखिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, इसकी तैनाती LAC पर अरुणाचल के तवांग में की गई है और इस तोप का जो मुंह है वो चीन की तरफ है क्योंकि चीन लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन भारत कैसे चीन को जवाब देगा और क्या है भारत की तैयारी, आइए देखते हैं। चीन के खिलाफ भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है। LAC पर जंगी तोपों और रॉकेट लॉन्चर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। चीन की एक नापाक हरकत उसे बर्बाद कर सकती है। LAC पर जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। चीन की हरकतों की हवाई निगरानी हो रही है। सीमा के आसपास के इलाकों में तैनाती बढ़ा दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार रिहर्सल जारी है। डिफेंडेड लोकेलिटी के अंदर बैठकर बिना एक्सपोज हुए एक साथ तालमेल बनाते हुए युद्ध की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि हमेशा की तरह भारत की कोशिश विवाद को शांति से निपटाने की है। चीन के साथ वार्ता के नए दौर की तैयारी हो रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्ष 14वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। वेस्टर्न सेक्टर में LAC पर मौजूदा तनाव को कम करने और जवानों को पीछे हटाने पर दोनों पक्षों का जोर रहेगा। तो भारत की कोशिश यह है कि बातचीत से विवाद सुलझ जाए, लेकिन अगर चीन चालबाजी करता है तो भारत की तैयारी क्या है, यह भी इस पर भी नजर डालते हैं। भारत शांति से विवाद सुलझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो हिंदुस्तान ने चीन की तबाही का पूरा सामान इकट्ठा कर रखा है LAC पर। दिखाते हैं आपको कैसे भारत की तैयारी चल रही है। पिनाका, शिव धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया है। इसका नाम स्वदेशी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। 38 किलोमीटर की दूरी में किसी भी चीज को, दुश्मन को तबाह करने का ये मिसाइल मात्रा रखती है। 44 सेकंड में 72 मिसाइल यानी कि रॉकेट फायर होते हैं इससे, और 72 रॉकेट मतलब आप तबाही का अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की तबाही मचती होगी। स्मर्च इसी से जुड़ी हुई चीज है। सेना की दूसरी लंबी दूरी की रॉकेट प्रणाली है और 90 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकती है। और स्मर्च रॉकेट जहां गिरती है उसके 1200 मीटर के एरिया में कुछ नहीं बचता है, सब कुछ धुआं धुआं और धूल धूल हो जाता है। 40 सेकंड में ये 48 रॉकेट फायर करती, यानी 1 सेकंड से भी कम वक्त लगाती है एक रॉकेट फायर करने में। बोफोर्स की तैनाती की गई है। करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाला हीरो बोफोर्स दुनिया की सबसे घातक तोपों में से एक। इसकी मारक क्षमता 27 किलोमीटर है और 1 मिनट में बोफोर्स 10 गोले दागने की ताकत रखता है और पहाड़ी इलाकों में खासकर काफी ज्यादा कारगर है। लेकिन भारत ये तैयारी क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर चीन की वो कौन सी गुस्ताखी है, चीन की वो कौन सी विस्तारवाद नीति है जो बार बार भारत के आड़े हाथों आ रही है? बता दें आपको ड्रैगन की नापाक हरकत क्या है। भारत तैयार है और इस बार ड्रैगन की गुस्ताखी उसे तबाह बर्बाद कर सकती है। आपको बता दें कि दरअसल विवाद है क्या। करीब 9 महीने पहले एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल में भारत की सीमा से 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा लिया है। इसमें 100 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। यह गांव सुबनसिरी जिले में सारीचू नदी के किनारे बनाया गया है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LAC के पास का एरिया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच भी झड़प की खबर सामने आई थी। पेट्रोलिंग के दौरान सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए और कुछ घंटों तक यह सिलसिला चला था। हालांकि बाद में फिर प्रोटोकॉल के तहत मामला बातचीत से सुलझ गया।
अरुणाचल ही नहीं, उत्तराखंड के भी इलाकों में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 30 अगस्त को चीन के 100 सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुसपैठ कर रहे थे। हालांकि मामला बढ़ने से पहले ही चीनी सैनिक वापस लौट गए। करीब 3 घंटे तक चीनी सैनिक वहां रुके थे। उधर पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार अपनी हरकतों को दोहरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इलाके में काराकोरम के पास करीब वहाब जेलगा से लेकर पीयू, हॉट स्प्रिंग, चांगला, ताशीगोंग, मांजा और चुरुप तक चीन ने शेल्टर बना लिए और हर लोकेशन पर 80 से 84 कंटेनर्स बनाए गए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो चीन को बेनकाब कर रही हैं। लेकिन अब ये सवाल यह है कि अगर सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो चीन और भारत का मुकाबला कैसे होगा? चीन की क्या ताकत है और भारत का मुकाबला करने के लिए, भारत चीन का मुकाबला करने के लिए किस तरह की ताकत लगाएगा? यानी कि चीन सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है तो भारतीय जवान भी अपने भारतीय सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ रही है। यूएवी, हाईटेक यूएवी सीमा के पास निर्माण, रोड, पुल, सुरंग निर्माण, लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर यूएवी और हाईटेक यूएवी भारत लगा रहा है, लेकिन चीन के पास लॉन्ग रेंज यूएवीज हैं। इसके अलावा सीमा के पास चीन भारी मात्रा में निर्माण कर रहा है, जबकि भारत रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, यहां तक कि तवांग तक भारत रेल नेटवर्क भी ले जा रहा है। चीन में लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स लगाए हैं, जबकि भारत ने स्मर्च की तैनाती की है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। चीन ने PHL-03 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लगाया है, जबकि भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात किए। चीन ने PLC-181 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर लगाया है तो भारत ने M777 हॉवित्जर लगाया, जो कि सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। लद्दाख के पास एयरबेस का चीन निर्माण कर रहा है तो भारत ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर लद्दाख में बना दिया है, जो कि जिसे चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है तो भारत ने L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए हैं। लेकिन भारत ये उम्मीद करता है कि बातचीत से ही मामला सुलझ जाए, इसलिए भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत हो, इसके लिए प्रक्रिया तेज की गई है। लेकिन चीन इसके बावजूद कोई गुस्ताखी करता है तो उसे जवाब देने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौट रहे हैं।